हम लोग कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम में लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था कोagulation ऑफ ब्लड के जो फैक्टर्स थे। तो हमने बताया था आपको फाइब्रोनेजिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम आयंस, ये सारे थे। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे और आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है वो है आपका ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्या है? ब्लड ग्रुप। तो ये मान लेते हैं कि आपका जो है देखिए ऐसे अगर आप देखें तो ब्लड ग्रुप जो है वो होता है आपका ए बी, ठीक है, फिर ए बी एंड ओ। ठीक, ये कैसे कैसे होता है इस पर हम डिस्कशन करेंगे, बट आपको ये जानना है कि मान लेते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, तो ये अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें वो जो उसके आरबीसी में होता है, ठीक है, वो आपका क्या होगा? ए एंटीजन होगा। क्या होगा? ए एंटीजन होगा। कहाँ पे? आरबीसी में। तो आरबीसी में ए एंटीजन चिपका हुआ रहता है, और ये जो ए एंटीजन बनाता है ए ग्रुप जो है आपका ब्लड ग्रुप ए, क्या है आपका? ब्लड ग्रुप का नाम है। दिस इज़ द नेम ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये बेसिकली सेल्फ एंटीजन होता है, तो ये अपने आप को हार्म नहीं करता है ना। ठीक है, चलिए अब इसके साथ जो क्या करता है ए, इट प्रोड्यूसेस बी एंटीबॉडी। तो देखिए ये एंटीबॉडी है ना। तो आप इसको एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि ये जो है एंटीबॉडी बनाता है, बी एंटीबॉडी। देखिए एक सिंपल याद फिर से सुनिए कि अगर आपके पास ए ग्रुप है तो ए ग्रुप में आपके पास एंटीजन जो होगा वो ए ही होगा, और एंटीबॉडी जो ये बनाएगा जो कि प्लाज्मा में होगा, मान लेते हैं ये आपका एंटीबॉडी है तो ये बनाएगा एंटीबॉडी बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी ग्रुप का कोई भी आता है, ठीक है, तो ये पहचान लेगा, और चूँकि यहाँ पे एंटीबॉडी बी बना हुआ है तो इसके एंटीजन को वो क्या करेगा? किल करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी अब फिर से यहाँ पे हम रिपीट करते हैं, एक जब आपका क्लियर हो जाएगा तो बाकी सब समझ आ जाएगा। क्या बोला ये मैंने कि ये आपका ए अगर ब्लड ग्रुप है तो इसके आरबीसी में क्या होता है? ए एंटीजन होता है, जो कि सेल्फ एंटीजन कहते हैं। सो दिस इज़ एंटीजन, लेकिन इसके साथ ही साथ ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो क्या होता है? बी एंटीबॉडी। इसका मतलब बी के अगेंस्ट में ये सेल्फ डिफेंस के लिए बनाता है, सेल्फ डिफेंस के लिए। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडी होगा ये कहाँ पे होगा? दूसरा चीज़ अगर जानना है तो ये होगा आपका प्लाज्मा में। कहाँ पे होगा? प्लाज्मा में। ठीक है, तो देखिए पहला हमने क्या जाना कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी में क्या बनेगा? ए एंटीजन। क्या बनेगा? ए एंटीजन। कहाँ पे बनेगा? आरबीसी में। और दूसरा चीज़ क्या मैंने जाना कि ये क्या है? आपका सेल्फ एंटीजन है। ठीक है, तो ये उसके लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो है आपका ये प्रोड्यूस करता है क्या? बी एंटीबॉडी, जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया जाता है, और वो कहाँ पे होगा? एंटीबॉडी प्लाज्मा में। तो चलिए अब मैं अपना जो टेबल बनाया है उससे पहले ही मैं दिखा रहा हूँ आपको कुछ। ठीक है, कि अगर ए है, बी है, ए और बी है और ओ है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? एंटीजन। एंटीजन क्या बनेगा? तो एंटीजन ए ही बनेगा। इसका क्या बनेगा? बी बनेगा। इसका क्या बनेगा? ए एंड बी बनेगा। इसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ज़ीरो। ठीक है, अब ऐसा अगर है तो एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या बनेगा? तो ए जो है, ए को प्रॉब्लम किससे है? बी से है, तो बी एंटीबॉडी बनेगा। बी को किससे प्रॉब्लम है? ए से है। ठीक है, और इसी तरीके से जो ए बी है, तो एंटीजन इसके पास ए बी है, तो इसको किससे प्रॉब्लम होगा? तो इसको प्रॉब्लम एक्चुअली किसी से भी नहीं होगा। इसका मतलब है इसके पास एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगा। और अगर हम बात करें ओ, तो ओ के पास एंटीजन कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो एंटीबॉडी क्या बनेगा आपका? इसके पास ए एंड बी दोनों एंटीबॉडी बनेगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ आपको बताया भी है। ठीक है ना, एंटीबॉडी क्या बनेगा? ए और बी दोनों, है ना। और इसी वजह से देखिए, अच्छा चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब देखिए डिटेल में थोड़ा देखते हैं अंदर। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा, इस ग्राफ को देखिए। मैंने क्या कहा कि अगर आपका ये ए ग्रुप है, ठीक है, और ये आपका है एंटी ए, नहीं, इसको आप एंटीजन ही कहिए। ये आपका क्या है? एंटीजन
ए, तो बनाया एंटीजन ए है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा आपका एंटीबॉडी बी बनाएगा जो कि प्लाज्मा में है, रेड वाला प्लाज्मा में है और आपका जो ब्लू है वो आपका किस में, आरबीसी में है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। अब क्या है, एंटीजन बी है, ये आपका एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या प्रोड्यूस करेगा, ये एंटीबॉडी ए करेगा, ठीक है। जो ब्लैंक में है वो एंटीबॉडी है। अब मैं अभी कलर वाइज भी आपको शो कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न नहीं रहे। अब अगर हम ए बी की बात करें तो इसके पास एंटीजन दोनों है, यानी ये आपका हो गया क्या, एंटीजन ए और ये क्या हो गया, एंटीजन बी। अब जब ऐसा है कि इसके पास एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों है तो एंटीबॉडी क्या बनेगा, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि इसके पास खुद ए और बी दोनों है। देखिए ए जब सिर्फ था तो उसको बी से प्रॉब्लम था, जब सिर्फ बी था आपके पास आरबीसी में तो आपको ए से प्रॉब्लम था, बट जब आपके पास ए और बी दोनों है तो आपको किसी से भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो कोई भी आ जाए। इसी वजह से ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर माना जाता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप में। अच्छा, अब ओ में आते हैं तो ओ का क्या है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, ब्लू कलर में मैंने शो कर दिया। तो इस वजह से जब इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी ये बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो इसको मैं रेड कलर में शो कर रहा हूँ। तो क्या होगा, एक तो होगा आपका एंटीबॉडी ए और दूसरा होगा एंटीबॉडी बी, है ना। तो देखिए जो रेड कलर में है आपका, जो भी रेड कलर में है, अच्छा यहाँ पे देखिए ये रेड कलर में क्या था, नो एंटीबॉडी है ना, नो एंटीबॉडी रेड कलर में शो कर दिया मैंने। तो आप इस ग्राफ को देख करके भी आप पता कर सकते हैं, बट हम आप इस टेबल को भी आपको समझाएंगे। तो ये जो ब्लू कलर में है, जो भी ब्लू कलर में है वो आपका आरबीसी है और जो रेड कलर में है वो प्लाज्मा में है। और मैंने क्या बताया, प्लाज्मा में क्या होता है आपका एंटीबॉडी और आरबीसी में क्या होता है एंटीजन, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इधर, इस ग्राफ को देखते हैं। चलिए, इसमें क्या हो रहा है, देखिए ग्रुप ए है आपके पास और ग्रुप ए है और जो आपका आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी में ये आपका जो है, ये आरबीसी में क्या है, ये आपका ए एंटीजन है। और जब ए एंटीजन है तो प्लाज्मा में सिमिलरली क्या होगा, एंटीबॉडी। यहाँ मैंने पूरा लिखा नहीं है बट ये जान लीजिए आपका क्या है, बेसिकली आपका एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या बनाया, एंटीबॉडी बी बनाया। सिमिलरली देखिए ग्रुप बी में आपका ये क्या था, एंटीजन था, एंटीजन। ये भी क्या है आपका एंटीजन, ये क्या है आपका एंटीजन। यहाँ पे क्या है, नो एंटीजन, नो एंटीजन, ठीक है। तो अब देखिए जब आपका ग्रुप ए में एंटीजन है तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में क्या बना, प्लाज्मा में क्या बना, ये देखिए रेड कलर में मैंने कर दिया, इसको ब्लू कलर में कर दिया ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो क्या बना, ये आपका एंटीबॉडी बी बन गया, ठीक है। सिमिलरली आप जब ब्लड ग्रुप बी में आप जाएंगे तो एंटीजन चूँकि बी है, एंटी बी है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंटीबॉडी ए बनेगा, एंटीबॉडी ए बनेगा, ठीक है। और जब ग्रुप ए बी में आपका एंटीजन दोनों है, ए बी दोनों है, तो आपका एंटीबॉडी क्या बनेगा, नन, कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। सिमिलरली ग्रुप ओ में आपका एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी वो दोनों प्रोड्यूस करेगा, यानी कि एंटीबॉडी इसका क्या क्या होगा, ए एंड बी, एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। देखिए इसी चीज़ को मैंने जो नीचे किया है वो क्या किया है कि एंटीजन्स, तो देखिए एंटीजन आपका यहाँ पे देखिए ए एंटीजन है, यहाँ पे बी एंटीजन है, यहाँ पे ए बी दोनों है और यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आगे आप आते हैं। अब देखिए इसी वजह से अगर अब हम बात करें तो ब्लड ग्रुप है आपका ए बी सी, ए बी एंड ओ है ना। चलिए, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि जो आपके एंटीजन है वो क्या है, ए, ग्रुप ए में एंटीजन ए, ग्रुप बी में एंटीजन बी, ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी और ग्रुप ओ में एंटीजन नील, कुछ भी नहीं। अगर आप एंटीबॉडी प्लाज्मा में बात करें तो क्या होगा, ए का एंटीबॉडी ए बी एंटीबॉडी बी बनेगा, बी का एंटीबॉडी ए बनेगा। और जब ए बी दोनों है आपका ग्रुप, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके पास एंटीबॉडी कुछ भी नहीं बनेगा, नील। और अगर ब्लड ग्रुप आपका है ओ
तो एंटीबॉडी बनेगा AO, ठीक है। अब आते हैं इसमें, देखिए मैंने क्या बताया था कि A का जो डोनर ग्रुप है, डोनर ग्रुप मतलब हु कैन डोनेट टू दिस ग्रुप, इस ग्रुप को कौन डोनेट कर सकता है, तो A को A कर सकता है इजीली, O को हर कोई कर सकता है तो ये भी कर सकता है, B को B कर सकता है और O भी कर सकता है, AB को A भी कर सकता है, B भी कर सकता है, AB भी कर सकता है और O भी कर सकता है, और O को सिर्फ और सिर्फ O कर सकता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चला कि O जो है आपका वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। और आपने यहाँ पे देखा कि AB जो है वो AB और O सबसे ले पा रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कह सकते हैं, ठीक है। कंडीशन देखिए क्या है कि सिंपल कंडीशन है कि डोनर का जो एंटीजन है, डोनर जो डोनेट कर रहा है उसका एंटीजन रेसिपिएंट के एंटीबॉडी, ठीक है, के से मतलब जो डोनर का एंटीजन है वो रेसिपिएंट का एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, डोनर का एंटीजन एंटीबॉडी रेसिपिएंट के एंटीबॉडी से मैच नहीं करना, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बट फिर भी जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका जो है डोनर कौन है, मान लेते हैं हम इसको B मान लेते हैं, B डोनर है। तो B डोनर है तो B का एंटीजन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है डोनर्स एंटीजन यानी क्या हो जाएगा, एंटीजन B होगा, ठीक है। ये अच्छा ओके, इसको हटाओ, तो B हो गया। अगर हम A की बात करें तो A यानी अगर A को हम रेसिपिएंट बना दें तो A का एंटीबॉडी क्या है, A का एंटीबॉडी है B, तो ये हो जाएगा A का एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, B, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंटीबॉडी B किसका, A का, A क्या है, रेसिपिएंट है, और एंटीबॉडी आपका क्या B है, किसका, B का। तो देखिए ये चूँकि दोनों इक्वल हो गया, तो अब यहाँ पे क्या कहता है, ब्लड डोनेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ब्लड जो है वो जम जाएगा और फिर प्रॉब्लम होगा, है ना। तो बस इतना याद रखिए। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं थोड़ा बहुत बेसिक जान लेते हैं इसके, कि जो ABO वाला जो कंसेप्ट है वो दिया था कार्ल लेंस्टर ने, ठीक है, और RH का जो दिया था तो वो कार्ल लेंस्टर ने तो दिया ही था, साथ ही साथ विनर है उनका भी था, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है, अच्छा यहाँ तो बता ही दिया मैंने कि O नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और AB पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। O जो है यहाँ पर रेसिपिएंट गलत लिखा है मैंने, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर है ना, मैंने देखा यहाँ पे ये मिस्टेक से लिखा गया है कि आपका O क्या है, आपका यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। चलिए ओके, अब एक चीज़ जो मैंने यहाँ नहीं बताया, यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो वो बता देता हूँ, वो होता है आपका RH फैक्टर। तो RH फैक्टर क्या होता है, देखिए RH फैक्टर प्लस होता होगा और एक सुनते होंगे माइनस। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे A प्लस A माइनस, B प्लस B माइनस, O प्लस O माइनस, AB प्लस AB माइनस। तो ये क्या होता है, देखिए इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है कि जो एक मंकी है, ठीक है, तो उसमें एक देखिए RH पॉजिटिव अगर कहा जाए तो एक आपका जो है क्या कहते हैं, मंकी है जिसका नाम होता है रेसस मंकी, ठीक है। तो उसका अगर आपको उस मंकी का अगर आपके पास एंटीजन है तो हम कहेंगे कि वो आपका जो है ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव, या जो भी है, A है तो A पॉजिटिव होगा, B है तो B पॉजिटिव है, C होगा तो सॉरी C तो होगा ही नहीं यार, O है तो O पॉजिटिव हो जाएगा, और AB है तो AB पॉजिटिव होगा। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है और उसमें रेसस मंकी का जो एंटीजन है वो नहीं पाया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, RH नेगेटिव। बस सिंपल, इसमें और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको नॉर्मली एक कन्फ्यूज़न आता है, क्वेश्चन आए कि O प्लस और O नेगेटिव, अगर नॉर्मल क्वेश्चन में आए O यूनिवर्सल डोनर कौन होता है तो आप O देंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिक हो जाए और ऑप्शन में आपका O प्लस और O नेगेटिव आ जाए
तो आपका करेक्ट आंसर होगा ओ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसमें जो रेसस मंकी है उसका एंटीजन नहीं है, और अगर कोई चीज़ नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा, कुछ भी ले सकता है। ओ पॉजिटिव में क्या है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एंटीजन इसके पास है, उसका मतलब किसका, रेसस मंकी का, तो फिर ये उसके लिए एंटीबॉडी बना सकता है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और सिमिलरली अगर ए बी बात करें तो ठीक है, बट अदरवाइज यूनिवर्सल जो रिसिपिएंट होता है वो कौन होता है, ए बी पॉजिटिव। सो ओ नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव। चलिए अब देखिए, नेचुरली एंटीबॉडी इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एक आपका जो है बीमारी होता है वो होता है एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। ये बेसिकली होता क्या है कि अगर आपका माँ का जो है वो RH नेगेटिव हो, ठीक है, और जो बच्चा है, पहला बच्चा, उसका अगर RH फैक्टर पॉजिटिव हो, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो बच्चे को कोई हार्म नहीं होता है, लेकिन सेकंड जो है प्रेगनेंसी में जो बच्चा होगा उसको प्रॉब्लम हो सकता है। डिटेल में इसको नहीं करते हैं, बस इतना जानिए कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेलेटिसिस होता क्या है। तो ये आपका RH के साथ रिलेटेड है, और इसमें दूसरी बार जो है वो बच्चा थोड़ा ख़तरे पे आ सकता है। उसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है कि जो पहला प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, उसके बाद एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रोगम इंजेक्शन, ठीक है, तो वो दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। बाकी डिटेल में तो खैर ये डॉक्टर ही बता पाएंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग, देखिए अब फिर एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने किया ब्लड, या आप ऐसे कहें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि जो फ्लूइड है हमारे बॉडी में कितने तरीके का होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा ब्लड, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा लिम्फ, ठीक है। ब्लड को हम लोगों ने क्लासीफाई किया किस में, एक तो किया हम लोगों ने प्लाज्मा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और दूसरा हम लोगों ने किया फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स का हम लोगों ने 3 पार्ट किया, याद होगा अगर आपको, तो RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो यानी कि ब्लड वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया, ब्लड ग्रुप भी पढ़ लिया हम लोग। अब क्या आएगा, फ्लूइड का सेकंड पार्ट हम लोग को पढ़ना है, दैट इज़ लिम्फ, ठीक है। इसको मैंने लिखा बहुत कुछ है, लेकिन इसमें बहुत कुछ आपको करना नहीं है। जो बेसिक चीज़ होगा, जिस चीज़ पे मैं स्टार लगाऊंगा उसको देखिएगा, बाकी सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ को देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए रेड कलर, याद रखिए, रेड कलर का मतलब हो रहा है आपको कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, थोड़ा ध्यान रखिए ताकि आपको समझ में आए, यानी कि यहाँ पे आपका O2 है ना। और जो ब्लू कलर है ये वाला, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास है, इस यानी कि CO2 होगा, ठीक। चलिए तो अब क्या हो रहा है कि आपको ये पता होगा कि जो आर्टियोल होगा, या जहाँ पे आपका आर्टरी है, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, हाई होता है ना। ये आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ लेंगे। और जो वेन होता है उसमें प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं कि आपका जो आर्टरी होता है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसलिए प्रेशर जो चेक भी करते हैं ना हम लोग नॉर्मली, तो वो आपका आर्टरी से करते हैं। और वेन में आप लोगों ने मतलब पढ़ा होगा कि इसमें जो है आपका ब्लड जो है बैक फ्लो नहीं करे, तो उसके लिए भी जो है आपका मतलब ढक्कन टाइप का होता है ना। लेकिन ये आर्टरी में नहीं होता है, क्योंकि इसके पास अच्छा खासा प्रेशर रहता है। तो अब देखिए प्रेशर चूँकि ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि इस आर्टरी और वेन में क्या कहता है, इस आर्टरी और वेन के बीच जो है आपका टिश्यू फ्लूइड होगा। यानी कि मान लेते हैं कि एक टिश्यू है, दूसरा टिश्यू है, तीसरा टिश्यू है, तो इसके बीच कुछ कुछ जो आपकी जगह होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका क्या कहता है, आर्टरी के पास जो एक्सेस है ना, एक्सेप्ट आरबीसी को छोड़ के जो भी चीज़ है, ठीक है, तो वो जो है वो उस मतलब टिश्यू के अंदर जो है वो रिलीज़ करता है, ठीक है। क्या क्या, तो देखिए जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, बट फ़िलहाल जान लेते क्या है। जैसे मान लेते हैं कि आपका WBC हो गया, ठीक है, उसके बाद कुछ मिनरल्स हो गए, तो ये सब जो है वो क्या करता है, वो ब्लड वेसल से लिम्फेटिक वेसल्स में ये भेज देता है ना। और यही आपका जो है धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर अल्टीमेटली फिर किसके पास चला जाएगा, बताइए किसके पास चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका वेन के पास। और वेन से ही जो है
आपका जो भी सुपर क्या कहता है वेन के पास, वेन से जो है आपका क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा आपका राइट और एट्रियम में, ठीक है, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और फिर यहाँ से चला जाएगा कहाँ पे, लंग्स में, ठीक है। तो यही एक प्रोसेस है ना। तो एक तो आपने पढ़ा ब्लड, तो ब्लड तो पता ही है कि ये है आपका ब्लड आराम से जा रहा है, और यहाँ पे आपका CO2 वाला है, लेकिन इसके अलावा भी फ्लूइड है जिसको हम लोग कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये बेसिकली वही चीज़ है ना। और एग्जैक्टली क्या क्या है तो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मैंने आपको दे ही दिया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं वहाँ पे स्टार लगाऊंगा, अदरवाइज आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। एज ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज इन टिश्यू, सम वाटर along with many small water soluble substance move out into the space between the cells of the tissue, leaving the larger protein and most of the foreign elements in the blood vessel। तो देखिए, यानी कि ये जो आपका है इसमें से बेसिकली आपके प्रोटीन तो यहीं पे रह गए और RBC यहीं रह गए, इसके अलावा कुछ पानी मिनरल्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, बस यही चीज़ बताया है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि capillaries in tissue, some water along with many small water soluble substance move out into the space between the cells of the tissue, ठीक है, leaving larger protein। तो larger protein तो वहीं पे रह गया, and most of the formed elements, ठीक है, that is erythrocyte and platelets। तो देखिए erythrocyte and platelets कह रहा है, इसका मतलब WBC भी मूव हो जाएगा इसके साथ साथ, यानी WBC भी जो है ब्लड वेसल से निकल जाएगा, और क्या निकलेगा, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस निकलेगा, जैसे मिनरल्स भी निकल सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि क्या क्या बचा है इसमें, प्रोटीन, RBC मेनली, बाकी WBC भी चला गया। तो ये जो फ्लूइड होगा ये कलरलेस होगा, क्यों, क्योंकि RBC नहीं गया, अगर RBC जाता तो वो लाल कलर का होता, ठीक है ना। चलिए अब क्या कह रहा है आगे, फिर सुनते हैं। द फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और टिश्यू फ्लूइड कहते हैं इसको, ठीक है, ये टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। और फिर क्या है, द मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड आर सिमिलर। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बेसिकली ये कि आपने पढ़ा है, आपको प्लाज्मा पता है, प्लाज्मा क्या होता है ना, प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, तो वही ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें जो है इसमें होता है, यानी कि टिश्यू फ्लूइड में प्लाज्मा में आपने क्या क्या पढ़ा था, याद कीजिए थोड़ा। हमने पढ़ा था कि पानी होता है, फाइब्रोनिजिन होता है, बहुत सारे जो है प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से कह रहा है कि जो टिश्यू फ्लूइड है ऑलमोस्ट सिमिलरली सारी चीज़ प्लाज्मा जैसे ही होते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस etc बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर्स थ्रू द टिश्यू फ्लूइड, देखिए अकर्स थ्रू द टिश्यू फ्लूइड एंड इट एक्ट्स एज अ मिडिल मैन, सिंपल, यानी कि यहाँ से यहाँ जाना है तो ये मिडिल मैन के रूप में काम कर रहा है कौन, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। यानी मतलब आप देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है कि कोर चीज़ आपका है, रेड कलर से देता हूँ, इसमें बहुत सारा चीज़ है, प्रेशर चूँकि ज़्यादा है, जाना इसको कहाँ है, इसमें लेके जाना है, तो इसी के बीच में जो है एक आ गया आपका, ठीक है, कौन, लिम्फेटिक सिस्टम, जो थोड़ा हेल्प कर देता है, क्योंकि कुछ चीज़ अपना ये अपना रिलीज़ कर देता है इसमें, और फाइनली इसको भी यहीं पे आना है, और इसको भी जो है जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो यहीं पे आना है, लेकिन उसके पास बर्डन कम हो जाता है, ठीक है, बस इतना ही है। अब क्या कह रहा है, द लिम्फेटिक सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ लिम्फेटिक, हाँ इसके पास क्या क्या होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है, सो इट इज़ लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स एंड लिम्फेटिक डक्ट्स। तो चार चीज़ है, पहला, दूसरा, उसके बाद आपका तीसरा एंड चौथा, ठीक है। चलिए फंक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, वन लाइनर में आ सकता है। जब तक मैं स्टार नहीं लगाऊँ ना तो आप समझ जाइए कि वो इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है ना, लेकिन ये ग्राफ थोड़ा आपको ध्यान रखना है, मैं स्टार नहीं लगाया हूँ बट आपको इसको थोड़ा देखना है। चलिए अब क्या आ रहा है कि लिम्फ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स etc टू द बॉडी सेल एंड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल एंड फाइनली पॉर्स द सेम इनटू वेनियस सिस्टम, यानी कि वेन में डालता है। यानी देखिए ये मान लेते हैं आपका सेल है, ये 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 सेल, और एक ये मान लेते हैं टिश्यू बन गया। तो इसके अंदर जो भी चीज़ है, जो भी गंदगी है या जो भी CO2 है और कुछ है, उसको ब्लड में मतलब आपका वेन में लेके जाना है, तो यही इसका कोर आपका एक फंक्शन है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि लिम्फ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स जो भी है, बॉडी सेल्स, हाँ, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड etc अदर फाइनली बॉडी एंड फाइनली पॉर्स द सेम इनटू वेनियस सिस्टम, ठीक है। चलिए अब क्या है,
लिम्फेटोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स कोलोनाइज इन लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ ट्रांसपोर्ट्स लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज फ्रॉम द लिम्फ नोड टू द ब्लड। चलिए एक जो इसमें क्वेश्चन आ सकता है वो याद रखिए, यहीं पे है, अभी बता दूंगा। चलिए फिर क्या है, लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग माइक्रोनिज्म एंड फॉरेन पार्टिकल्स इन द लिम्फ नोड। तो देखिए ये आपको पता है ना, मैंने क्या बताया कि लिम्फ में जो है क्या रहेगा, तो ये आपका अगर मान लेते हैं कि ब्लड वेसल है तो इससे क्या निकल गया, WBC, कुछ मिनरल्स, कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। तो दिस WBC यही जो है आपका क्या करेगा, यही आपका डिफेंस का काम करेगा। देखिए लिम्फोसाइट्स जो है, लिम्फोसाइट्स किसको कहते हैं, WBC को ही तो कहते हैं। डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग मैक्रोफेजेस, तो कुछ भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल है, इसको मैक्रोफेज कह रहे हैं अभी, या फॉरेन पार्टिकल है तो वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा कहाँ पे, लिम्फ नोड में, ठीक है। चलिए लिम्फ नोड क्या है इस पर भी हम आते हैं। तो ये एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, मतलब स्टेटमेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। इट एब्जॉर्ब्स फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन इन द intestinal villi. Lymphatic capillaries are present which are called lacteals. Lacteals ultimately release the absorbed fat into the blood stream. तो not important, ठीक है। Component of lymphic system देखिए, lymphatic capillaries, तो smallest pipe of the lymphatic system, जैसे ब्लड में देखा था आपने, ब्लड वेसल देखा था, उसी तरीके से कह रहा है यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में जो है आपका क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज होता है। वंस द टिश्यू फ्लूइड इंटर्स द लिम्फेटिक कैपिलरीज इट इज नोन एज लिम्फ, ठीक है। चलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज मर्ज एंड फॉर्म लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। दे हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट, हाँ वॉल्व्स, वहाँ जो मैंने बोला था ना ढक्कन, ये वॉल्व वर्ड में भूल रहा था, है ना। तो याद रखिए कि जो आपका वेन होता है उसमें वॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए टू प्रिवेंट बैकफ्लो, टू प्रिवेंट बैकफ्लो लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स ओपन्स इनटू टू प्रिंसिपल वेसल्स, राइट एंड लेफ्ट thoracic duct, ठीक है। these ducts open into subclavian vein, subclavian vein। तो अल्टीमेटली देखिए मैंने क्या बोला था, वेन में ही जाना है इसको, ठीक है। these vein connects with a number of smaller vein and drain into the superior vena cava, जिसको मेजर वेन कहते हैं, which is connected to heart। हार्ट में भी कहाँ आता है ये आता है राइट आर्टिकल में, ठीक है। चलिए टिश्यू फ्लूइड which is formed by filtration of plasma, टिश्यू फ्लूइड which is formed by filtration of plasma out of the blood capillaries is ultimately returned to the major vein और cardiovascular system। तो मैंने बताया था वही चीज़, क्या बताया था कि जो आपका ये जो टिश्यू फ्लूइड होगा, ठीक है, उसमें जो प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, तो वही आपका ब्लड कैपिलरीज में जो है अल्टीमेटली जाएगा और फाइनली वो जाएगा वेन के पास, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा बताया भी है। तो लिम्फेटिक ऑर्गन देखिए, टिश्यू फ्लूइड है वो जाएगा कहाँ पे, लिम्फेटिक कैपिलरीज में सेकेंड स्टेज में, और लिम्फेटिक कैपिलरीज के बाद वो जाएगा आपका लिम्फेटिक वेसल्स में, और वहाँ पे आपका जो है दो डक्ट होगा जिसको हम थैरोटिक डक्ट कहते हैं, वो क्या है, राइट थैरोटिक डक्ट और लेफ्ट थैरोटिक डक्ट, और दोनों ही जाएगा और अल्टीमेटली जाएगा सब क्लेवियन वेन में, और फिर जाएगा वेना कवा में, और फिर जाएगा हार्ट में। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही है, इसको समझ लेंगे हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि मैंने क्या बताया कि मान लेते हैं ये आपका टिश्यू है कोई, ठीक है, और इसमें कुछ भी जो भी मटेरियल है ना, WBC और जो भी था, एक्सेप्ट RBC एंड प्लेटलेट्स, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये निकला तो कहाँ पे गया, लिम्फेटिक कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज मतलब बिल्कुल पतला पतला वो, और उसके बाद जाएगा ये कहाँ पे, लिम्फेटिक वेसल्स में, उसके बाद वो जाएगा कहाँ पे, राइट थोरेटिक डक्ट और लेफ्ट थोरेटिक डक्ट में, और वहाँ से जाएगा ये सब क्लेवियन वेन में। अब वेन में ये एंटर कर रहा है ना, और फिर जाएगा ये वेना कवा में, और फिर जाएगा हार्ट में। अब फिर से मैं बताता हूँ, देखिए ओके कैसे बताऊँ जो बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये है और यहाँ से यहाँ पहुँचना है इसको। तो एक तो है कि सब चीज़ आराम से ऐसे चला जाए यहाँ पे, है ना, लेकिन वैसे जाता नहीं है, ठीक है। तो ये जाएगा कैसे, यहाँ से बहुत कुछ निकलेगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि इनमें से कुछ चीज़ जैसे WBC है ना, क्योंकि RBC तो यहीं रहेगा, है ना, RBC यहीं रहेगा और प्लेटलेट्स भी यहीं रहेगा। तो बाकी जो है आपका मान लेते हैं कि WBC हो गया, है ना, और कुछ हो गया, कुछ और एलिमेंट्स है वो ऐसे गए। तो ये इस रास्ते को चुन के नहीं बल्कि यहीं से ये चला जाता है, यहाँ पे एंटर कर जाता है। क्यों करता है, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, ये कुछ चीज़ जो है वो
वेसल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं जाता है, बल्कि ये जो इसके बीच, जो आपके दो सेल के बीच विदिन एक क्या कहते हैं उसको, टिश्यू है, ठीक है, तो वहाँ से वो आपका चला जाता है, ठीक है, और फिर फाइनली जाएगा आपका हार्ट में। तो हार्ट में तो जाना ही है क्योंकि पंप वहीं होगा। चलिए, अब लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या बताया जा रहा है आपको, तो देखिए लिम्फेटिक ऑर्गन दो तरह के हैं आपके। एक प्राइमरी जो क्या फॉर्म करता है, WBC फॉर्मेशन में काम करता है। तो ये हमने WBC में पढ़ा था, आप याद कीजिए कि WBC जो है, हाँ, वो उसका जो है आपका डिस्ट्रक्शन भी यहीं पे होता है। कहाँ कहाँ, तो बोन मैरो और थाइमस, तो पढ़ा भी था हम लोगों ने, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट, ठीक है। सेकेंडरी होता है क्या, क्लिंग होता है किसका, पेयर्स समथिंग है, ये मैंने लिखा नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है। खैर, सेकेंडरी होता है आपका स्प्लीन और टॉन्सिल। हाँ ठीक है, लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में बता रहा है। तो एक तो हो गया आपका कौन, बोन मैरो और थाइमस, ये लिम्फेटिक ऑर्गन है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा आपका, B लिम्फोसाइट्स, और ये बनाएगा T लिम्फोसाइट्स। सेकेंडरी है आपका, उसके एग्जांपल्स देखिए क्या है, स्प्लीन और टॉन्सिल। टॉन्सिल होगा ना आपका, देखिए गला में होता होगा टॉन्सिल, बेसिकली वो आपका लिम्फेटिक ऑर्गन है। तो जब भी आपकी तबीयत ख़राब होती है, ध्यान दीजिए आप, तो ये टॉन्सिल जो है उसमें दर्द होने लगता है। बेसिकली ये क्या है आपका, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब एक कंसेप्ट है आपका लिम्फ नोड का। तो एट मेनी प्लेसेस मेनी लिम्फेटिक वेसल्स में इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ नॉब और नोड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्फेटिक नोड। तो ये ठीक है। देखिए, लिम्फ नोड आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बट देयर नंबर आर कंपेरेटिवली मोर इन आर्म पिट। देखिए आर्म पिट में भी आप देखिए, आप थोड़ा अपना क्या कहता है उसको फील कीजिएगा, तो एक जो है आपका नॉट टाइप का बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो पैर में भी होता है, हैंड में भी होता है, ठीक है, नेक में भी होता है। नेक में तो बहुत ज़्यादा होता है, नेक में बहुत ही ज़्यादा होता है, एंड एब्डोमेन में, ठीक है। देयर नंबर इज़ मच मोर इन नेक रीजन, देखिए है ना। स्प्लीन क्या है, स्प्लीन इज़ नोन टू बी द लार्जेस्ट लिम्फ, ये स्टार हो गया, ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है, स्प्लीन इज़ नोन टू बी द लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द बॉडी, इट इज़ द बैंक, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। तो याद रखिएगा, स्प्लीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। देखिए हम लोग सिर्फ स्प्लीन पढ़ते हैं, इसलिए बाकी चीज़ को मिस कर देते हैं। तो इतना जो मैंने आपको बताया, इसलिए बताया ताकि आपको सीक्वेंस पता रहे, बाकी स्प्लीन पे फोकस कीजिएगा। स्प्लीन ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेसोडर्म नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना है। A special type of connective tissue is filled in the spleen with which is called splenic pulp, ठीक है। तो स्प्लेनिक पल्प में क्या है, एक तो वाइट पल्प है और एक रेड पल्प है। वाइट पल्प में क्या होगा, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, और रेड स्प्लीन में क्या होगा, RBC प्रेजेंट रहता है, डेड एंड जो लाइव RBC होता है वो रेड पल्प में होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, इट्स मैक्रोफेजेस इनगल्फ, ठीक है, और फेगोसाइट डिस्ट्रॉय द वॉर्न आउट ऑफ ब्लड सेल, लाइव और डेड पैथोजेंस कॉल्ड डेब्रिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मैक्रोफेज क्या होता है, सो इट्स मैक्रोफेज इनगल्फ, इनगल्फ मतलब पूरा का पूरा जो भी आपका डेब्रिस होता है उसको इनगल्फ करके, ये मैंने बताया था, है ना, वो उसको तोड़ देता है या मतलब पूरा मार देता है, ये मैंने WBC में बताया था, तो वही चीज़ रिपीट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इन द एम्ब्रॉयनिकल स्टेज इट प्रोड्यूसेस RBC, ये भी मैंने बताया था WBC में, है ना। सम एंटीबॉडीज़ आर सिंथेसाइज्ड हेयर, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इन द एम्ब्रॉयनिकल स्टेज इट प्रोड्यूसेस RBC, ठीक है। चलिए, सम एंटीबॉडीज़ आर सिंथेसाइज्ड हेयर, इन एडल्ट स्टेज स्प्लीन वर्क्स एज अ ब्लड बैंक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इट्स sinuses serve as a reservoir of the blood where when required their blood is squeezed into circulation। ये देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके वेन में ब्लड कम हो रहा है तो जो आपके स्प्लीन में या जो भी है, मतलब ब्लड वेसल में नहीं है, तो वहाँ से वो ब्लड अपने आप खींच लेगा, ठीक है, स्क्वीज करके, ठीक है। स्प्लीन स्टोर आयरन, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। द साइज ऑफ स्प्लीन इंक्रीजेज एट द टाइम ऑफ मलेरिया, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज द लिम्फोसाइट्स एंड द डेड RBC नंबर इज इंक्रीज्ड इन दैट टाइम। तो ये मैंने हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि मलेरिया की बीमारी के बाद जो है आपका एनीमिया होता है ना, तो वही उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है। क्या है कि द साइज ऑफ स्प्लीन इंक्रीजेज एट द टाइम ऑफ मलेरिया बिकॉज लिम्फोसाइट यानी कि WBC, ठीक है, एंड डेड RBC नंबर इज़ इंक्रीज्ड इन इट्स एट दैट टाइम। तो इसी वजह से जो है लिम्फोसाइट्स की ज़रूरत होती है। अब देखिए एक बात हम करते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, स्प्लीन में।
तो इसका दो कंपोनेंट है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन है, याद रखिएगा ये प्रोटीन है। हीम जो है देखिए ये आपका Fe+ है, जो कि स्टोर कहाँ होता है, स्प्लीन में, ये स्टोर होता है, ठीक है। बाकी जो है बाइल पिगमेंट इसको कहाँ से मिलता है, लिवर से मिल जाता है। तो ये आपका जो कोई मर भी गया आपका आरबीसी, तो याद रखिएगा कि भले ही आरबीसी मर जाए, जो आपका Fe+ है वो स्प्लीन में स्टोर रहेगा, और फिर जब बाइल पिगमेंट आ जाएगा जो कि लीवर में प्रोड्यूस होता है, तो फिर वही Fe का यूज़ करके फिर से वो आरबीसी बन जाता है नया। ग्लोबिन के बारे में क्या है, ये अमीनो एसिड है, ये भी स्टोर कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। तो ये जो स्लाइड है, दिस स्लाइड इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक ऑर्गन की बात करें तो ये क्या होगा, देखो, दीज फॉर्म्स लिम्फोसाइट्स एंड पावर इनटू लिम्फ, फिल्टर एंड क्लीन द लिम्फ, सिंथेसाइज द एंटीबॉडीज, ठीक है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस बाय फीडिंग अपॉन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेगोसाइट। तो फेगोसाइट, तो ये बार बार आ रहा है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, अब हमारा क्या हो गया, अब देखिए क्या क्या हो गया। सिंपल, हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्लूइड से। फ्लूइड में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड को डिटेल में पढ़ लिया, और फिर पढ़ा हम लोगों ने क्या, लिम्फ, तो दोनों पढ़ लिया। अब हम लोग जो है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन करेंगे, जिसमें हम लोग का फोकस रहेगा हार्ट पे। चलिए, तो देखिए ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स, तो वो होता है बेसिकली आपका, पहला होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन, ठीक है, और तीसरा होगा आपका पल्मोनरी वेन, और फिर होगा पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पहले ही हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ फर्स्ट आर्टरी, सेकंड इज़ वेन, थर्ड इज़ पल्मोनरी वेन, एंड फोर्थ इज़ पल्मोनरी आर्टरी। देखिए क्या होता है, अब एक एक को थोड़ा देखते हैं। तो आर्टरी जो है, ठीक है, ये बेसिकली प्योर ब्लड को कैरी करता है। तो ब्लड प्योर ब्लड को कैरी करता है, इसका मतलब क्या है कि प्योर ब्लड कहाँ पे है, हार्ट में है, और हार्ट से बॉडी में जाता है, हार्ट से बॉडी में जाता है। और हार्ट में कहाँ से जाता है बॉडी में एग्जैक्टली, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो आर्टरी है, तो लार्जेस्ट आर्टरी को कहते हैं आयोटा, ठीक है, और स्मॉलेस्ट को कहते हैं आर्टीरियोल, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है वन लाइनर में, ठीक है। अब अगर हम बात करें वेन की, वेन देखिए, वेन मैं ब्लू कलर से आपको बताऊंगा ताकि थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं रहे। जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, उसको रेड में शो करूँगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको मैं शो करूँगा ब्लू से, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। दूसरा नंबर वेन, इम्प्योर ब्लड, दैट इज़ इसमें CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और प्योर ब्लड में O2 की। ऐसा नहीं है कि O2 ही रहता है उसमें, ठीक है। जब प्योर ब्लड कहते हैं तो इट डजेंट मीन दैट O2 ही रहता है, CO2 भी रहता है, लेकिन उसका जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहता है। सिमिलरली वेन में भी आपका जो है O2 रहता है, लेकिन CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जितना जहाँ से आपका जो भी रिएक्शन जो हो रहा है, अच्छा ये देखिए CO2 प्रोड्यूस कहाँ होता है, ये रेस्पिरेशन में मैंने बताया था आपको, है ना। ध्यान दीजिए कि O2 मेरा गया अंदर किसके पास, सेल के पास, और सेल ने इसको क्या दिया, CO2। क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है, और क्रैब साइकिल होता है, तो उसके बाद CO2 निकलता है, तो यहीं पे हो रहा है ना। तो इसी चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन जो है वो करेगा ब्लड आपका। तो देखिए इम्प्योर ब्लड अल्टीमेटली क्या होगा कि सेल यानी कि बॉडी से हार्ट के पास जाएगा, और फिर हार्ट क्या करेगा, पंप करके ऊपर पहुंचाएगा किसके पास, लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स के पास अल्टीमेटली एक्सचेंज होना है, ठीक है। चलिए, अब अगर लार्जेस्ट हम वेन की बात करें तो इसको कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, और स्मॉलेस्ट इसको कहते हैं वेन्यूल। तो ये वन लाइनर में आपका आ सकता है। चलिए, अब एक चीज़ और है ब्लड वेसल में, ठीक है, वो है आपका कैपिलरी, ठीक है। तो कैपिलरी भी हम लोगों ने देखा है। तो कैपिलरी क्या है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, ठीक है, और ये क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो ये हम लोगों ने अभी लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ा था, ध्यान अगर हो तो आपका, है ना, बताया था ना मैंने कि ये अगर आपका है आर्टरी और ये अगर वेन है, तो ऐसे 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 जो है ये क्या होगा, बताइए, ये क्या होगा, कैपिलरी होगा, है ना। बस वही चीज़ है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ देर पहले। चलिए, अब आते हैं हम देखिए, वेन जो होता है क्या होता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, लेकिन जिसके पहले पल्मोनरी लग जाए, तो पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, पल्मोनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स। तो ये हो गया पल्मोनरी वेन, ये प्योर ब्लड को कैरी करेगा, कहाँ से कहाँ तक, तो लंग्स से हार्ट को। तो नाम इसका वेन है,
तो लगना चाहिए कि इम्प्योर ब्लड होगा, लेकिन नहीं, ये एक एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि ये जो है आपका लंग्स से हार्ट में लेके आता है। तो लंग्स से हार्ट में तो ऑब्वियस सी बात है कि जब लंग्स से हार्ट में आएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा, है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा, और बाद में हार्ट उसको पंप कर देता है रेस्ट ऑफ द बॉडी में, ठीक है। तो ये प्योर ब्लड लेके आएगा। अब अगर हम बात करें पल्मोनरी आर्टरी, तो आर्टरी क्या होता है? प्योर ब्लड को कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी जब लग जाए तो वो क्या होगा? इम्प्योर ब्लड को। तो क्या करता है वो? हार्ट टू लंग, ठीक है, हार्ट टू लंग्स। तो हार्ट से लंग्स में जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साफ़ सफाई होनी होती है, किसकी? मतलब CO2 को लेके कैरी करके लेके जाता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड, सॉरी प्योर ब्लड था ना, तो रेड कलर का हमको शो करना चाहिए था, है ना। चलिए फिर से देखिए, तो प्योर ब्लड है तो क्या? पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो प्योर ब्लड कहाँ से कहाँ? तो लंग्स से हार्ट। और अगर हम बात करें पल्मोनरी आर्टरी की, तो इसमें क्या होगा? हार्ट टू लंग्स इम्प्योर ब्लड है। तो मैंने बताया ना, इम्प्योर को मैं ब्लू कलर से शो करूँगा, ठीक है। तो जो भी था, ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर ये आपका आर्टरी है, ठीक है, और ये आपका क्या है? वेन है, तो यहाँ जो है आपका ये जो सेल है, इसी के बीच जो है आपका क्या होता है? ये आपका होता है कैपिलरीज, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो इतना काफ़ी है। अब आते हैं ये हम लोग लास्ट क्लास याद कीजिए आप ठीक है, कि ये आपका क्या है? कैपिलरी है, ठीक है, और एल्वलाई में ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन एल्वलाई से बाहर निकल गया, और एल्वलाई से बाहर निकलने का मतलब अल्टीमेटली जो हम लोग ह्यूमन हैं वो उसके थ्रू बाहर निकल गया। और यहाँ आपने क्या? जब आपने ब्रीथ किया था तो आपने ऑक्सीजन लिया था, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपने लिया, इसको मैं रेड कलर में शो कर देता हूँ, और आपने इधर से ऑक्सीजन चला गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आपने अंदर दिया और कैपिलरी में जो है क्या आएगा आपका? कैपिलरी में क्या आएगा? CO2 आएगा। कहाँ से आ रहा है? ये आपका आ रहा है कहाँ से? बॉडी से आ रहा है, और ये बॉडी में जाने वाला है। तो ये आपको लास्ट क्लास का रिवीजन करवा दिया। चलिए अब आर्टरी और वेन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सो आर्टरी इसको रेड कलर से, वेन इसको ब्लू कलर से, ताकि थोड़ा ध्यान रहे। देखिए आर्टरी, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है और ये मेज़र किया जाता है BP इसी वजह से। सिमिलरली अगर आप जाएंगे वेन में, तो वहाँ पे एक तो वाल्व होता है, तो ये पूछा जाता है, ठीक है, और प्रेशर यहाँ पे कम रहता है, ठीक है, ड्यूरिंग इंजेक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये है, और वाल्व का काम क्या है? ताकि बैक फ्लो नहीं हो, ठीक है। चलिए, एक है आपका इनलार्ज वेन, इसको क्या कहते हैं हम? वेरिकोज वेन, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं सर्कुलर पाथवे पे, ठीक है, मैं इसको बताता हूँ थोड़ा। चलिए, तो कुछ अलग कलर लें, ग्रीन, ठीक है। चलिए, तो क्या है सर्कुलेटरी पाथवे? फॉर अ प्रॉपर एंड बैलेंस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देयर इज नीड ऑफ प्रॉपर सर्कुलेशन पाथवे। द स्टडी ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। तो ये याद रखिएगा। विलियम हार्वी इज़ नोन एज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी, और इन्होंने किस में किया था? स्नेक में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फादर भी इंपॉर्टेंट है, और इसको क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। तो ये आपको तो याद रहना ही चाहिए। ही कॉल्ड हार्ट एज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड। तो ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड इवोल्यूशन। सिंपल। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पे याद होगा आपको रेस्पिरेशन में क्या किया था? लंग्स है, किसी का कोई स्किन से ही सांस ले सकता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो एक होता है आपका ओपन, एक होता है आपका ओपन, और एक होता है क्लोज टाइप। क्लोज किसका है? ह्यूमन का, हम लोगों का है। चलिए देखते हैं अब ओपन में क्या हो रहा है। तो ब्लड इज फिल्ड in coelomic channel and sinus coelom is called humocell. Fluid is called hemolymph, ठीक है। टिश्यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सर्कुलेटिंग फ्लूइड। मतलब जो भी टिश्यू है आपका, जैसे इंसान में क्या होता है? टिश्यू है, यहाँ पे आपका एग्जैक्टली वेसल है और यहाँ से पास हो रहा है, CO2 दे रहा है। इस तरीके का चीज़ यहाँ नहीं होता है, बिल्कुल ओपन टाइप का रहता है ना, डायरेक्ट। मतलब ऐसा कुछ सिस्टम नहीं, यानी कि समझ जाइए कि जैसे कोई ब्लड वेसल या वेन या वो नहीं है ना। नॉर्मल जो मान लेते हैं, अगर क्या कहता है आपका, जो आपका इसका मतलब ऐसे करके आपका कुछ है, तो ब्लड आराम से इसमें
टहल रहा है, कोई टेंशन नहीं, इसको अपना कोई चैनल नहीं मिला हुआ है ना, कोई रास्ता नहीं है, बस फैल रहा है अपने आप। ठीक है, चलिए। सो एग्जाम्पल क्या है इसका, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का। तो ये देखिए मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और आर्थ्रोपोडा, ये आप कहाँ पढ़े होंगे, एनिमल किंगडम में, अदरवाइज़ मैं इसको पढ़ाऊँगा आप लोग को। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप क्लोज्ड की बात करें तो ये बेसिकली ह्यूमन में होता है। तो ब्लड सर्कुलेट्स इन क्लोज्ड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स, और नॉट ब्लड वेसल्स, हमारे पास लिम्फेटिक वेसल भी है। हमने पढ़ा ना, फ्लूइड दो तरीके के हो रहे हैं, एक होता है आपका ब्लड वेसल, तो उसका ब्लड वेसल भी होगा, लिम्फेटिक वेसल भी होगा। टिश्यू आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सर्कुलेटिंग फ्लूइड। तो जो टिश्यू है, टिश्यू मतलब जो बेसिकली आपका मान लेते हैं मसल है, तो ऐसा नहीं है कि मसल के साथ ही जो है ब्लड जो है मसल के साथ ही वो फैल रहा है, वो प्रॉपर जो है उसके पास वेसल है, वेसल से जब उसको एक्सचेंज करना पड़ता है कुछ भी मसल के साथ तो वो वहाँ से करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एनेलिडा, सम मोलस्का कुछ हैं, और हायर एनिमल्स लाइक रैबिट एंड मैन। तो एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, चलिए। अब आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, एक कंसेप्ट है, उसमें आता है दो तरीके का सर्कुलेशन, दैट इज़ सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है फिश। अब देखिए, अभी हम लोग ह्यूमन पे नहीं आए, बट थोड़ा फिश को समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका मान लेते हैं हार्ट है, ठीक है, और हार्ट है, चलिए चलिए ये छोड़िए, यहाँ से शुरू करते हैं। बॉडी पार्ट है मछली का या फिश का, इसमें से CO2, मैंने बोला ना CO2 को किससे दो, ब्लू कलर से, तो अभी इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और ये गया हार्ट में। ठीक है, अब हार्ट में क्या होगा, सिर्फ पंप का काम कर रहा है ये, है ना। तो देखिए नो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हार्ट में कोई ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आया, क्योंकि हार्ट का काम है भी नहीं वो, एक तो वो काम नहीं है, और दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में है भी नहीं। जबकि इंसान में देखेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो हार्ट में आया और यहाँ से पंप किया गया, और ये अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये क्या है, वेनियस हार्ट। ठीक है, और ये अभी आपका CO2 है, CO2 अब आया मछली का गिल। तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी होता है ना, मछली ऑब्वियस सी बात है, जो मछली क्या है, जल की रानी है। तो यहाँ पे जो उसको H2O मिलता है, एक्सेस H2O उसको चाहिए, तो वो गिल के थ्रू क्या करता है, CO2 को पानी में वो करके O2 ले लेता है। और अब क्या हो गया, अब आपके पास गिल जो ही क्रॉस किया तो O2, अब ये O2 गया, और O2 कहाँ गया, उसके बॉडी के हर पार्ट में गया, और फिर बॉडी से क्या निकलना है, ऑब्वियस सी बात है, ये आपको पता है कि बॉडी से हमेशा निकलेगा CO2, और बॉडी में एंटर क्या करेगा हमेशा, O2, मतलब गिल उसी तरीके से जैसे हम लोगों का लंग्स है, आगे जो लंग्स आएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सिंगल सर्कुलेशन। अब सवाल ये है कि सिंगल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्लड जो यहाँ पे आया CO2 का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बार आया, उसी को पंप कर दिया। लेकिन जब हम ह्यूमन बॉडी का पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक बार जो है, मान लेते हैं कि ये आपका है, तो ये आता है इधर, फिर ये लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से फिर हार्ट में आएगा, और फिर बॉडी में जाएगा। देखिए ना, डबल स्टेप है। पहला क्या है कि बॉडी, पहला स्टेप में क्या होता है इंसान में, बॉडी टू हार्ट इम्प्योर ब्लड जा रहा है, फिर क्या होगा, हार्ट से आएगा, किस में दोबारा आएगा, बॉडी टू हार्ट, एक मिनट ठहर जाइए, पहला स्टेप देखिए क्या हो रहा है। पहला है हार्ट में पहुंचा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा यहाँ पे, और फिर क्या हो रहा है, हार्ट टू लंग्स गया। ठीक है, तो डबल स्टेप कैसे हुआ, देखिए, बॉडी टू हार्ट, यानी कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचा, हार्ट के पास, फिर क्या होगा, हार्ट भेज देगा वो किसके पास, लंग्स के पास, और फिर दोबारा लंग्स से वो डायरेक्ट भी तो जा सकता था बॉडी में, लेकिन नहीं, वो पहले पहुंचेगा हार्ट के पास। क्यों, क्योंकि उसको फिर से पंप चाहिए। लेकिन क्या यहाँ गिल के पास, मछली के पास ऐसा हुआ कि गिल से जो आपको ऑक्सीजन जो मिला वो पहले हार्ट में पहुँचे और फिर हार्ट जो है पूरे बॉडी को दे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए सिंगल है। ठीक है, चलिए, यानी अगर ऐसा होता कि हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल के पास लेके जाता, और फिर ये गिल से यहाँ हार्ट के पास पहुँचता, और फिर हार्ट से बॉडी में पहुँचता, तब हम डबल सर्कुलेशन कहते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना, ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, क्या हुआ, गिल के पास था, O2 आया और वो डायरेक्ट बॉडी में चला गया, कोई पंगा ही नहीं है। ठीक है, चलिए, अब आते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन, जो कि हम लोगों के इंसान में होता है। कहाँ कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट है, बर्ड में होता है, मैमल्स में होता है, क्रोकोडाइल्स में होता है, एलिगेटर में होता है। देखिए, मैमल्स तो आप लोग को पता ही है, हम लोग हैं, पक्षी में भी होता है, ये भी आप लोग को पता होगा, लेकिन आपको ये अलग से पूछ दिया जाएगा। पक्षी भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना,
बट ये आई होप कि आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दोनों जो है बर्ड और मैमल जो है वार्म ब्लडेड है, तो ये दोनों तो डबल सर्कुलेशन करता है। इसके अलावा क्रोकोडाइल और एलिगेटर भी करता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, चलिए अब जो है इसको समझाने से पहले हमको इस ग्राफ को समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब आपको समझ आएगा। देखिए अब थोड़ा सा देखते हैं जो हम लोगों के अंदर का सिस्टम है उसको। तो कहाँ से स्टार्ट करें? ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गन से निकला CO2, ये हम लोग रेस्पिरेशन में भी कर चुके हैं। तो CO2 निकल गया 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 गया, कहाँ गया? राइट, ये क्या है आपका हार्ट में, ये है राइट एट्रियम। ठीक है, तो राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से गया ये, अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, आगे और डिटेल में होगा। ये गया राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से अभी भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये गया 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 गया, कहाँ गया? ये गया लंग्स में। अब लंग्स में जो है आपको पता है एल्वोलाई होता है, और यहाँ पे CO2 का और O2 का एक्सचेंज होता है, जो कि आप लोग लास्ट पढ़ चुके हैं। तो फाइनली लंग्स जो देगा वो क्या देगा? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, है ना। यहाँ पे अभी तक क्या था? CO2 यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड था। तो ये O2 गया, O2 गया गया गया, कहाँ गया? ये डायरेक्ट, अब देखिए खून तो साफ़ हो चुका है, तो ये डायरेक्ट चाहता तो चला जाता ना बॉडी में, लेकिन नहीं, क्योंकि इंसान जो है बहुत क्या कहता है, ह्यूज एनिमल है, तो उसको फिर जो है ब्लड को थोड़ा एक प्रेशर बने, उसके लिए वो फिर हार्ट को भेजता है ताकि पंप कर पाए। तो ये भेजेगा लेफ़्ट एट्रियम को, और लेफ़्ट से जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से O2 निकलेगा और पूरे के पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा, ऑर्गन में। ऑर्गन मतलब सेल या टिश्यू जो भी कहें, और फिर यहाँ पे वही एक्सचेंज होगा। तो याद है ना आपको, मैंने बताया भी था आपको, ठीक है ना। चलिए, तो ये ऑर्गन से फिर CO2 निकल जाएगा, तो यही एक ये है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक चीज़ क्या है, एक को कहते हैं हम लोग पहले को कहते हैं पल्मोनरी सर्किट। अच्छा, इसको कलर से आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं ये देता हूँ। पल्मोनरी सर्किट क्या मतलब हुआ कि बेसिकली ये पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स, तो लंग्स से रिलेटेड है। मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, यहाँ से, तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? इस पोर्शन को क्या कहेंगे? हम पल्मोनरी पोर्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा है, क्या हो रहा है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड गया हार्ट में। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्किट। और ये स्मॉलर सर्किट है। स्मॉलर सर्किट इसलिए क्योंकि हार्ट से जस्ट थोड़ा ऊपर है आपका लंग्स, इसीलिए कहा जाता है। बाकी आपको लॉजिक यही, मतलब देखना, आपको याद तो ये रखना है कि ये पल्मोनरी सर्किट है। फिर क्या हो रहा है आप देखिए, हार्ट से पहुंचा था और ये गया था ऑर्गन में, और ऑर्गन से गया था फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ हो गया था? आपका हार्ट में, है ना। तो आपने क्या हुआ पे, हार्ट टू बॉडी और फिर बॉडी टू हार्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टमिक, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे सिस्टमिक सर्किट, या इसको ग्रेटर सर्किट भी कहते हैं। अब इसको यहाँ पे देखिए, जो पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है कि राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट इज़ पल्मोनरी हार्ट, ठीक है। क्यों? देखिए पल्मोनरी हार्ट क्यों कह रहे हैं हम? राइट पोर्शन, हाँ अब चलिए, तो यहीं पे है, बता रहा है ना ये कि राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट जो है वो है आपका पल्मोनरी हार्ट, और लेफ्ट पोर्शन इज टर्म्ड एज सिस्टमिक हार्ट, ठीक है। तो ये आपका राइट साइड हो गया, जिसको हम क्या कहें? पल्मोनरी हार्ट कहे, पल्मोनरी हार्ट। और दूसरा है आपका वो सिस्टमिक हार्ट है। सिस्टमिक हार्ट इसलिए है क्योंकि जो आपका वो है, वहाँ से ब्लड से एक्चुअली सिस्टम में जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट में क्या हो रहा है? पल्मोनरी हार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपका लंग्स और हार्ट का कनेक्शन बन रहा है, और लेफ्ट पोर्शन में जो उसको सिस्टमिक हार्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हार्ट टू सिस्टम जा रहा है, सिस्टम मतलब बॉडी का, इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये फिर से रिपीट होगा, टेंशन मत लीजिए। अब इसमें और भी, क्योंकि अभी हार्ट तो मैंने ऐसे ही बना दिया है चतुर्भुज टाइप का, तो वैसा नहीं है। चलिए, अब देखिए यहाँ फिर से मैंने वही बताया आपको। अच्छा हाँ, एक होता है ट्रांजिशन टाइप सर्किट, यानी कि सिंगल हो गया, जिसमें आपका जैसे गिल विल हो गया। अब यहाँ पे क्या है ना, वेंट्रिकल सिर्फ एक ही है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, लंग्स और स्किन कुछ भी हो सकता है, खैर देखिए क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ मान लेते बॉडी का था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया 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 गया, कहाँ गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से
वेंट्रिकल में गया और वेंट्रिकल से ये वापस गया कहाँ पे, देखिए राइट वेंट्रिकल से यहाँ गया और ये गया लंग्स में या स्किन में जो भी होगा, और फिर वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और ये आपका गया किस में, लेफ्ट ऑरिकल में, और यहीं से ये गया बॉडी में। तो इसको आप डबल सर्कुलेशन कह सकते हैं। तो ऐसे देखिए लग तो रहा है, लेकिन देखिए कंप्लीट चूँकि इसके पास राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं है, तो इसको हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, ट्रांजिशनल टाइप ऑफ सर्किट। ठीक है, दैट्स इट, इसमें कुछ समझना नहीं है, बस ऐसा ही है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन की, है ना, क्योंकि अब बाकी जो हम लोग को देखना था वो देख लिए, है ना, ट्रांजिशन और सिंगल सर्कुलेशन। हमारा काम है अब डबल सर्कुलेशन। तो क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन देखा हमने, पल्मोनरी सर्कुलेशन देखा हमने, और एक होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। ये बेसिकली रिलेटेड होता है हार्ट से, यानी हार्ट पंप करता है तो पूरे बॉडी में जा रहा है, पूरे बॉडी का हार्ट में आ रहा है, फिर जा रहा है लंग्स में। तो ये सारा प्रोसेस तो सिस्टमिक और पल्मोनरी में हो रहा है, लेकिन हार्ट को भी चलने के लिए ब्लड तो चाहिए ना। अब ब्लड कोई सप्लाई कर रहा है तो उसको भी तो चाहिए। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि हम लोग जब गेस्ट आता है तो हम लोग खाना खिलाते हैं, तो भाई अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है कि जो खाना खिला रहा है उसको भी तो खाना खाना होता है, तो वही चीज़ है आपका, है ना। तो उसको या आप समझ जाइए कि थोड़ा मतलब जो थोड़ा जटिल है, तो इसलिए कोरोनरी सर्कुलेशन अलग से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 3 है। चलिए अब देखिए सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है। लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट, ठीक है, कंटेन्स द ब्लड विच इज़ पम्प्ड इनटू सिस्टम सर्कुलेशन, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सिस्टमिक हार्ट। देखिए मैंने पहले भी बताया था, क्या बताया था, लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट इज टर्म्ड एज सिस्टमिक हार्ट। ठीक है, सिस्टमिक हार्ट। तो देखिए लेफ्ट कौन सा है, बताइए, लेफ्ट पोर्शन ऑफ हार्ट कौन सा है, ये है आपका लेफ्ट, ध्यान रखिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक हार्ट। और जो राइट है उसको क्या कहेंगे हम, पल्मोनरी हार्ट। क्यों, पल्मोनरी हार्ट नाम दिया है। ठीक है, देखिए तो सिस्टमिक जो है आपका बेसिकली लेफ्ट हार्ट, क्या हो रहा है इसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल ना, हाँ ठीक, सिस्टमिक हार्ट जो है आपको क्या कहेंगे, लेफ्ट वाले को कहेंगे। तो देखिए लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, LALV दोनों, कंटेंट्स ब्लड विच इज़ टू बी पम्प्ड इनटू द सिस्टम, यानी कि बॉडी, सिस्टम मतलब बॉडी। ठीक है, यानी क्या हो रहा है कि लंग्स से हार्ट के पास पहुंचा और हार्ट से जाएगा बॉडी में, इसीलिए कह रहे हैं हम इसको। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सिस्टमिक हार्ट, इसीलिए हम इसको सिस्टमिक हार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए मैंने यहाँ पे भी क्या बताया कि हार्ट टू बॉडी जाता है, ठीक है, और बॉडी टू हार्ट। ठीक है, चलिए हो गया। अब आएगा क्या, इसका पर्पस देख लेते हैं। द मेन पर्पस ऑफ सच सर्कुलेशन इज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन as well as nutrients to the body tissue and remove carbon dioxide and other harmful nitrogen waste from them। तो सिंपल सी बात है, ये हम लोगों ने आपका कहाँ पे देखा था, रेस्पिरेशन में देखा था कि यहाँ पे आया, ये हार्ट से यहाँ पे आया और फिर यहाँ से CO2 चला गया। ठीक है, चलिए अब आगे क्या आएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको देखिए आप, राइट पार्ट of heart, that is right atrium and right ventricle, contains blood which is to be pumped into pulmonary circulation। क्यों, क्योंकि इम्प्योर ब्लड है और उसको हमको कहाँ भेजना है, लंग्स में। ठीक है, फॉर ऑक्सीजनेशन, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, और लंग्स से फिर फाइनली ये आएगा छन के हार्ट में। तो ये जो आपका है कि हार्ट है, हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से फिर हार्ट में आया, अलग 2 हार्ट क्यों बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हार्ट में आया। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलर ऑक्सीजनेशन ऑफ इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज रिसीव्ड बाय राइट ऑरिकल। ठीक है, तो जो राइट ऑरिकल है आपका, ठीक है, राइट ऑरिकल जो रिसीव कर रहा है ये इसको भेजेगा CO2 और ये ऑक्सीजनेटेड होकर के आ जाएगा। ठीक है, चलिए
अब आते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, यानी कि अब कह रहा है विद इन हार्ट क्या होने वाला है। पूरा बॉडी को तो मिल गया, लेकिन हार्ट को भी तो पंप करने के लिए उसको भी तो एनर्जी चाहिए। तो देखिए कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, ठीक है, उसी को कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट विद द हेल्प ऑफ 2 कोरोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कोरोनरी आर्टरी होगा, स्पेशल नाम दे दिया है। यहाँ पे नॉर्मल आर्टरी नहीं है, ये कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी का मतलब ये होता है हार्ट, ठीक है। एक तो कार्डियक सुनते होंगे वर्ड, और दूसरा वर्ड कोरोनरी भी जो है इट इज़ रिलेटेड विथ हार्ट। द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट वॉल्स, देखिए हार्ट वॉल जो है, हार्ट का जो वॉल है, तो इम्प्योर ब्लड रिटर्न होता है, ठीक है, वाया, देखिए इम्प्योर ब्लड है तो ब्लू लिया मैंने, ठीक है, फ्रॉम हार्ट वॉल रिटर्न बैक वाया कोरोनरी वेन। तो देखिए वेन का मतलब क्या, इम्प्योर ब्लड, और कोरोनरी मतलब दिल का है, इसलिए विच ड्रेन्स इनटू कोरोनरी साइनस, ठीक है। चलिए अब क्या है, द कोरोनरी साइनस ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में आपका कौन आएगा, कोरोनरी साइनस जो ओपन होता है वो राइट एट्रियम होता है। राइट एट्रियम देख लीजिए, राइट एट्रियम देखिए राइट एट्रियम यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ना। तो यानी कि जो आपका हार्ट है ना, हार्ट भी अल्टीमेटली राइट एट्रियम यानी कि एट्रियम में जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो, हाँ अब चलिए ये हो गया टॉपिक, अब आगे आते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग वेसल्स एंड ब्लड फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, अब देखिए हार्ट का स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा। अब यहाँ से हम लोग देखिए क्या कर लिए, तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन देख लिया, सिस्टमिक क्या होता है, पल्मोनरी क्या होता है, कोरोनरी क्या होता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में हम कोई भी पेन का कलर यूज़ करें, आपको उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट चलिए ठीक है, हम ग्रीन यूज़ करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। सो एक्सटर्नल हार्ट, देखो हार्ट इज सिचुएटेड एट द वेंट्रल साइड ऑफ क्या है, मेडिस्टिनल स्पेस एंड थॉरिक कैविटी इन बिटवीन लंग्स। तो लंग्स के बीच होता है, ये देखिए यहाँ पे पोजीशन है, दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। और ये थोड़ा टिल्टेड होता है, इसी वजह से देखिएगा लंग्स जो है ना थोड़ा ऐसे करके आपका अंदर घुसा हुआ रहता है, ठीक है। सो इट्स ट्रायंगुलर सुपीरियर ब्रॉड पोर्शन इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट साइड। तो ये तो बस बता रहा है आपको, ठीक है। चलिए अब क्या है, इट्स लोअर नैरो पोर्शन इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, नॉट इंपॉर्टेंट। हार्ट इज इनक्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स बाय एन इन्वेलप ऑफ 2 मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर पार्शियल, देखिए आउटर पार्शियल मेड ऑफ वाइट फाइब्रस सिटी एंड इनर वेसल सेरेस कॉल्ड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन किसका पार्ट है, तो देखिए ये आपका हार्ट का पार्ट है। द नैरो स्पेस बिटवीन दीज 2 मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। अब देखिए ये अभी समझ नहीं आ रहा होगा आपको, जो ही हम स्ट्रक्चर देखेंगे फिर इस पे आएंगे। अ फ्लूइड इज प्रेजेंट इन दिस कैविटी इज कॉल्ड पेरिकैनियल फ्लूइड। तो ये 3 चीज़ जो है ये स्टार है, बट ये अभी आपको समझ नहीं आया होगा, तो ये जब मैं आपको बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा ब्लड वो क्या कहता है आपका स्ट्रक्चर, तब पता है आपको चल जाएगा। तो देखिए है क्या यहाँ पे, नहीं है, चलिए वो चीज़ नहीं है फ़िलहाल नहीं है, बट मैं देखता हूँ अगर नीचे होगा तो। बट ये तीनों याद, यानी बेसिकली कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हार्ट आपका यूँ है ऐसे, ठीक है, तो इसका जो है आपका एक होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, एक होगा यहाँ पे, ठीक है, और उसके बीच जो स्पेस है, ठीक है, उसको कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, देखिए इसको मैं यही समझा देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहीं कोई अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट अस सपोज दिस इज़ योर हार्ट, और हार्ट के बाद एक आपका मेम्ब्रेन है ये, इसको इसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो इस प्रोटेक्शन के लिए जो ये है इसको कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर का जो स्पेस है ये वाला, ये जो स्पेस इस दोनों के बीच है उसको क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी। और इसके अंदर जो है कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और उस फ्लूइड को क्या कहते हैं हम, पेरिकार्डियल फ्लूइड। बस इतना ही चीज़ था यहाँ पे, तो इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या काम है, तो ऑब्वियसली बात प्रोटेक्शन के लिए होगा, बट फिर भी देख लेते हैं क्या है। सो इट प्रिवेंट्स हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल जर्क, अचानक चोट लग गया या कुछ हो गया, तो वो जो होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि जो अगर फ्लूइड रहे तो उतना चोट नहीं लगता है। जैसे अब जब
क्या कहता है नर्वस सिस्टम पढ़ते होंगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ते होंगे, तो वैसा ही जो है हमारा वो भी है, खोपड़ी के अंदर भी वैसे ही जो है आपका मेनिंजेस है, ठीक है, ताकि शॉक लगने से आपका दिमाग पे असर नहीं पड़े, तो उसी तरह हार्ट पे असर नहीं पड़े। इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू द हार्ट, इट प्रिवेंट्स टू मेम्ब्रेन फ्रॉम कोलैप्सिंग, इट प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम अ बैड इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि फ्लूइड है, ठीक है। चलिए अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना वो ये है, ठीक है ना। देखिए अभी हम स्ट्रक्चर समझा रहे हैं आपको, तो बस स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले राइट एट्रियम, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राइट तो आपका ये साइड है। देखिए आप अपने साइड से नहीं सोचिए, आप सोचिए कि जो इंसान है वो आपके सामने है, वो आपके सामने खड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसका राइट साइड ये होगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या कहा मैंने कि दिस इज़ योर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एंड दिस इज़ योर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये तो आपको ईजिली पता चल गया। ये जो आपका हार्ट है ये 4 चैम्बर में बढ़ता है, उसको जो आपको बीच से ये जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं सेप्टम। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब आपके पास क्या है कि एक आपका होता है वेना कावा और सुपर वेना कावा। तो ये बेसिकली वेन है ना, सुपर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। ठहर एक मिनट बता रहा हूँ। देखिए सुपर वेना कावा जो कि ऊपर होता है और एक होता है इन्फीरियर वेना कावा जो कि नीचे होता है। तो होता क्यों है, क्यों शो करते हैं, और यही फाइनली दोनों मिलके बनता है वेना कावा। ये वेना कावा हो गया। सो दिस इज़ योर, एक मिनट यहाँ रेड नहीं मैं ब्लू कर रहा हूँ। सो दिस इज़ योर वेना कावा एंड दिस इज़ योर इन्फीरियर वेना कावा एंड दिस इज़ योर सुपीरियर वेना कावा। देखिए जो आपका हार्ट है, हार्ट से ऊपर का जितना भी ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, वो सुपर वेना कावा से आएगा, और जो भी हार्ट के नीचे का पोर्शन है, पैर वैर का जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो इन्फीरियर वेना कावा से आएगा। और फाइनली दोनों मिल जाएगा कहाँ पे, कहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा वेना कावा में, और वेना कावा से कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, राइट एट्रियम से जो आएगा तब उसको जाना कहाँ है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। अब जो ये ब्लड जा रहा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो आपका एक है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अभी मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ताकि जब हम आगे बताएं कि कैसे कैसे जा रहा है या क्या प्रोसेस हो रहा है तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसी के थ्रू ब्लड आएगा। अच्छा ये तो खैर मैं बाद में आपको बताऊँगा, पहले स्ट्रक्चर ही को समझा देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, तो ये समझा दिया मैंने। ओके अब क्या है, अब राइट साइड में आइए आप, ठीक है। तो देखिए लंग्स से आया, ब्लड आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे जो आपका वाल्व है वो बाइकस्पिड है, यानी कि 1 2, यहाँ पे क्या था 3, 1 2 3 था, ठीक है। तो ये आपका है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे बाइकस्पिड वाल्व, या इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, माइट्रल वाल्व। तो ये पूछा जाता है, ठीक है, मिट्रल वाल्व, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आते हैं, ठीक है, कि अंदर की चीज़ों को थोड़ा देखते हैं, इसको हटाते हैं ताकि अब आपको और थोड़ा बताएं। तो जो बता दिया मैंने वो तो अब आपको याद हो गई। देखिए ये जो है यहाँ से क्या जाने वाला है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाने वाला। देखिए यहाँ से आया, ऐसे आया, और ये जाने वाला कहाँ है, लंग्स में जाने वाला है, और लंग्स से आएगा रेड कलर का, ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और फिर यूँ जाएगा, और फिर यहाँ से मैंने नीचे बनाया वो जैसा भी हो, लेकिन इसी से जाएगा और आयोटा से चला जाएगा कहाँ पे, बॉडी में, ठीक है। और फिर बॉडी से क्या आने वाला है, ये आने वाला है यूं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, है ना। चलिए ये तो आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, फिर से बता दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका पल्मनरी वाल्व है, सॉरी पल्मनरी वेन है, ये क्या है, पल्मनरी वेन है ना। पल्मनरी वेन क्या बताया था मैंने, पल्मनरी वेन नहीं है ये, पल्मनरी वेन, पल्मनरी आर्टरी है ये, है ना, बताया था ना मैंने, पल्मनरी आर्टरी है, ठीक है। सो दिस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी पल्मनरी आर्टरी है, क्योंकि पल्मनरी लगने का मतलब क्या होता है कि आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, लेकिन पल्मनरी आर्टरी है तो ये क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे एक आपका वाल्व होता है, तो इसको क्या कहेंगे, पल्मनरी वाल्व। तो याद रखिएगा ये भी एक वाल्व है। फिर इधर से आया, है ना, यहाँ पे आया, और यहाँ पे भी आपका एक है वाल्व, इसको क्या कहेंगे, आयोटिक वाल्व, ठीक है। तो आई थिंक ये मैंने पूरा का पूरा बता दिया।
और ऑब्वियस सी बात है ये वेन होगा, ये क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेन कहेंगे। ठीक है, चलिए तो अब एक बार 1 मिनट में मैं पूरा चीज़ रिवाइज कर देता हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में, ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। देखिए सिंपल, यहाँ याद रखिए कि आपका बॉडी है, यहाँ पे बॉडी या टिश्यू या सेल जो भी कहिए, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया इधर से, और बॉडी का देखिए बॉडी के लोअर पार्ट से गया इन्फीरियर, कहाँ गया इन्फीरियर कहाँ गया ये इन्फीरियर वेना कावा में गया, और अपर पार्ट से सुपीरियर पार्ट से यूँ गया। ओके 1 मिनट फिर से मैं बनाता हूँ। देखिए ये रहा यूँ सुपीरियर, ऊपर ब्लड बॉडी के ऊपर से गया कहाँ पे, सुपीरियर वेना कावा में, और बॉडी के नीचे से जो जाएगा ये गया यूँ। ठीक है, और अल्टीमेटली दोनों जाएगा वेना कावा और अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद ये ट्राइकस्पिड वाल्व से के नीचे चला गया राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व ओपन होता है और यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और आर्टरी में जाएगा और ये जाएगा लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद यहाँ पे CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है कहाँ पे, एल्वोलाई में, जो कि हम लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ लिया। रेस्पिरेशन में पूरा ये प्रोसेस पढ़ लिया हम लोगों ने, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपका आ गया लंग्स, और लंग्स में अब ऑक्सीनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, कहाँ पे ये पहुँचा आपका किस में, लेफ्ट एट्रियम में, और फिर ये बाइकस्पिड या इसको मैट्रियल वाल्व से नीचे आएगा और आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर ये आयोट्रिक वाल्व से निकल जाएगा और कहाँ जाएगा, ये आएगा बॉडी में। देखिए ये पूरा प्रोसेस। और इस बीच में एक चीज़ बस ये बताना है कि जो आपका क्या कहता है राइट और लेफ़्ट को जो क्या कहता है उसको डिवाइड करता है, वो करता है सेप्टम।